हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इकोलॉजी का इंट्रोडक्शन। उसके बाद मैंने बताया था इकोलॉजिकल ऑर्डर, जो कि स्टार्ट होता है ऑर्गेनिज्म से, फिर पॉपुलेशन पे जाता है, फिर कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम, बायोस्फीयर। ठीक है, जिसमें हमने ऑर्गेनिज्म डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग पॉपुलेशन डिस्कस करते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन के बारे में बताया था कि ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पेसीज आर कॉल्ड पॉपुलेशन। बहुत सारे लायन आपस में लायन का पॉपुलेशन बनाते हैं, बहुत सारे इंसान आपस में ह्यूमन पॉपुलेशन बनाते हैं, बहुत सारे रैबिट अपना रैबिट पॉपुलेशन बनाते हैं। ठीक है, लेकिन एक पार्टिकुलर एरिया के अंदर हम बात करेंगे। ठीक, पॉपुलेशन के अंदर तीन टर्म आता है। एक आता है लोकल पॉपुलेशन, दूसरा आता है सिस्टर पॉपुलेशन एंड थर्ड वन इज मेटा पॉपुलेशन। ठीक है, लोकल पॉपुलेशन बहुत बार आपने सुना होगा कि ये बंदा वहाँ का लोकल है। ठीक है, मतलब लोकल बहुत ही टाइम से उस जगह पे वो रह रहा है। ठीक है, या फिर बहुत टाइम, लॉन्ग टाइम को हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि जनरेशन वाइज रह रहा है। मतलब दादाजी भी वहीं पे थे, रहते थे, दादाजी के दादाजी भी वहीं रहते थे। तो मतलब कोई भी एक एरिया जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म बहुत ही लॉन्ग टाइम से रह रहा है, या कहें जनरेशन वाइज रह रहा है, तो वो ऑर्गेनिज्म वहाँ का लोकल पॉपुलेशन होगा। ठीक है, सेम पॉपुलेशन लोकल पॉपुलेशन। ठीक है, अब यही सेम ऑर्गेनिज्म एक्स 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 ये प्लेन पे रह रहा है, और सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म हिल्स पे भी रह रहा है, तो ये आपस में सिस्टर पॉपुलेशन कहलाएंगे। मतलब आप हिल पे इंसान रह रहा है और प्लेन पे इंसान रह रहा है, ये दोनों ह्यूमन बींग्स आपस में सिस्टर पॉपुलेशन है। हिल पे कोई एक एनिमल रह रहा है, सेम स्पीसीज का एनिमल प्लेन पे भी रह रहा है, तो वो एनिमल आपस में सिस्टर पॉपुलेशन कहलाएंगे। ठीक है, सेम टाइप ऑफ पॉपुलेशन डिफरेंट एरिया में रह रहा है, सिस्टर पॉपुलेशन आपस में कहलाएंगे। ठीक, मेटा पॉपुलेशन क्या होता है कि सपोज ये प्लेन पे जो इंडिविजुअल रह रहा है और जो हिल पे रह रहा है आपस में मूवमेंट करना शुरू करते। गर्मी का मौसम था, आपको ट्रिप पे जाना था, आप दिल्ली से हिल्स शिमला मनाली वगैरह चले गए। ठीक है, आपने मूवमेंट करा प्लेन से हिल की तरफ। बहुत सारे लोग शिमला मनाली में रहते हैं, दिल्ली आ गए किसी काम से, जॉब से, पढ़ाई के लिए। ठीक है, तो वहाँ से ये यहाँ मूव कर गए, प्लेन पे मूव कर गए। तो ये शिमला मनाली के लोग दिल्ली के लोगों के साथ क्या है, मेटा पॉपुलेशन की तरह बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि उनके बीच में मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, सिस्टर पॉपुलेशन का जब आपस में मूवमेंट स्टार्ट हो जाए, यहाँ के लोग वहाँ जाने लगे और वहाँ के लोग यहाँ आने लगे, तो वो आपस में मेटा पॉपुलेशन कहलाएंगे। अब जरूरी नहीं कि आप शिमला नहीं जाते हो ट्रिप पे तो आप मेटा पॉपुलेशन नहीं कहलाओगे, लेकिन आपके जैसे दूसरे इंसान हैं वो तो जा पा रहे हैं ना। कोई ऐसा बैरियर नहीं है जो कि आपको और हिल से जाने से रोक पाए, है ना। तो क्या होता है कि ऐसे पॉपुलेशन को हम लोग मेटा पॉपुलेशन कहते हैं। मतलब आप कैपेबिलिटीज है आपके अंदर कि आप यहाँ से हिल पे जा सको और हिल के लोग यहाँ आ सके। ठीक है, इन केस आपके और उस हिल पॉपुलेशन के बीच में क्या हुआ, एक नेचुरल बैरियर आ गया, बहुत बड़ा कोई नेचुरल क्लाइमेटिज आया, वहाँ का लैंड अलग हो गया और समुद्र आ गया बीच में, तो नेचुरल बैरियर क्रिएट हो गया, अब आप जा नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो वहाँ पे आप अभी भी सिस्टर पॉपुलेशन हो, क्योंकि आप भी ऑर्गेनिज्म सेम हो, वहाँ वो भी ऑर्गेनिज्म सेम है, लेकिन मूवमेंट बंद हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, सिस्टर पॉपुलेशन तो है लेकिन मेटा पॉपुलेशन नहीं है। ठीक है, तो सिस्टर पॉपुलेशन जब आपस में इंटरकनेक्टेड हो बाय डिस्पर्सिंग इंडिविजुअल, ठीक है, जब मूवमेंट के कारण जब इंटरकनेक्टेड हो जाए सिस्टर पॉपुलेशन, तो उसको हम लोग मेटा पॉपुलेशन बोलते हैं। ठीक, एनसीईआरटी में देखोगे तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स दिया है, एज पिरामिड दिया हुआ है, बर्थ रेट, डेथ रेट दिया हुआ है। ठीक है, फिर आप ग्रोथ रेट वगैरह देखोगे, ये सारे एनसीईआरटी के टर्म हैं जो पॉपुलेशन के अंदर ही होता है, लेकिन थोड़ा सा वो डेमोग्राफी वाले पोर्शन में आ जाता है। ठीक है, सेंसस वगैरह, तो डेमोग्राफी का मैंने अलग से लेक्चर तैयार किया है। ये सारे जब हो जाएंगे उसके बाद लास्ट में डेमोग्राफी पढ़ाऊंगा, उसमें पॉपुलेशन को डिटेल से पढ़ेंगे। अभी तक आप लोकल, सिस्टर और मेटा पॉपुलेशन के बारे में जानो। ठीक है, पॉपुलेशन पढ़ने के बाद हमने बोला कि स्पेसीज होता है, तो एक पॉपुलेशन में सेम टाइप ऑफ स्पेसीज होते हैं, है ना। जैसे इंसान का ह्यूमन पॉपुलेशन है तो सिर्फ ह्यूमन्स होमोसेपियंस, लायन का पॉपुलेशन सिर्फ पैंथेरा लियो, टाइगर का पॉपुलेशन सिर्फ पैंथेरा टिग्रिस का पॉपुलेशन। ठीक है, तो स्पेसीज एक होता है एक पॉपुलेशन में। तो स्पेसीज बेसिकली होता क्या है, ठीक है, तो जो एक स्पेसीज के होंगे उनका स्ट्रक्चर सेम होगा, फंक्शन सेम होगा, बिहेवियर सेम होगा, ठीक ना, हैविंग सिमिलर टाइप ऑफ पेरेंट्स, एक तरह के पेरेंट्स होंगे, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है ना कि नेचुरल कंडीशन में वो आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप एक डॉग को और एक लायन को रूम में बंद कर लो, आपस में नेचुरली रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे वो। ठीक है, एक मुर्गे को और एक कबूतर को आप बंद कर लो, आपस में रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे नेचुरल कंडीशन में, है कि नहीं।
तो ये मतलब क्या हुआ, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है। एक इंसान के साथ, एक मेल इंसान एक फीमेल इंसान को साथ में रखोगे तभी रिप्रोड्यूस करेंगे, एक मेल लायन एक फीमेल लायन को साथ में रखोगे तभी रिप्रोड्यूस करेंगे, है ना। तो सेम स्पेसीज के ऑर्गेनिज्म ही नेचुरली रिप्रोड्यूस करते हैं। अगर आप जबरदस्ती रिप्रोड्यूस करा भी दो, इंसेमिनेशन करा भी दो, फिर भी फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, एक स्पेसीज दूसरे स्पेसीज से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है ना, रिप्रोडक्शन के बेसिस पे आइसोलेटेड है, नेचुरली रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। दैट्स कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिवली आइसोलेशन। और ये बहुत ही मेन क्राइटेरिया है किसी भी स्पेसीज को डिटरमाइन करने के लिए। अगर सपोज आपको नीट में क्वेश्चन आ भी गया कि स्पेसीज आर हैविंग सेम स्ट्रक्चर फंक्शन बिहेवियर हैविंग सिमिलर पेरेंट्स हैविंग दे आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, तो अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको आंसर टिक करना पड़े ना, तो आप बोलोगे कि दे आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, मतलब नेचुरल कंडीशन में वो कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं करेगा और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा नहीं करेगा। ये डिफिनीशन होता है स्पेसीज का। ठीक है, स्पेसीज पढ़ते हैं ना तो हमारे पास 3 बहुत टर्म आता है, मेन इंपॉर्टेंट टर्म आता है। एक होता है कीस्टोन स्पेसीज, सेकंड होता है एंडेमिक स्पेसीज एंड थर्ड वन इज क्रिटिकल लिंक स्पेसीज। ठीक है, इन तीनों से क्वेश्चन आते रहते हैं नेट में, CSIR नेट में, तो आप तीनों को पढ़ना होगा डिटेल में कीस्टोन स्पेसीज क्या होता है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम लोग कीस्टोन स्पेसीज से। कीस्टोन स्पेसीज वो होता है जो कि अपने कम्युनिटी के स्ट्रक्चर को मेंटेन करे। ठीक है, अगर कीस्टोन स्पेसीज ना रहे तो उसका कम्युनिटी, उसके सोसाइटी का स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं रह पाएगा। ठीक है, कीस्टोन स्पेसीज का अपने इकोसिस्टम में नंबर सबसे कम, बायोमास सबसे कम, लेकिन इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा। जी हाँ, ये ऐसे लोग हैं जो नंबर में तो सबसे कम हैं लेकिन एक ही 100 पे भारी हैं। समझ रहे हो, ये सबसे कम नंबर है, बायोमास भी सबसे कम है, लेकिन पूरे कम्युनिटी के स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रहा है, सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस अपने इकोसिस्टम पे डाल रहा है। समझ रहे हो, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा लायन, एक अपने फॉरेस्ट में। ठीक है, फॉरेस्ट में एक लायन होता है ना, वो अपने पूरे इकोसिस्टम को मेंटेन करके रखता है। सपोज हर्बीवोर्स है वहाँ पे, डियर हो गया, रैबिट हो गया, वो क्या खाएंगे, ग्रास खाएंगे, प्लांट खाएंगे। ठीक है, फिर उस रैबिट को कौन खाएगा, वुल्फ खाएगा, और उल्फ को खाता है लायन, है ना। तो एक तरीके से पूरा मेंटेन करके रखता है। ठीक, अगर बहुत ज़्यादा हर्बीवोर्स हो जाएगा तो क्या होगा, सारे प्लांट को खा जाएगा, फिर हर्बीवोर कुछ खाने के लिए बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो भूखे मर जाएंगे सारे हर्बीवोर्स। या फिर उल्फ क्या करेगा ना, पूरे हर्बीवोर्स को खा जाएगा, तो उल्फ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, प्लांट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना, फिर उसको मेंटेन करने के लिए नहीं होगा। लेकिन जो लायन होता है वो सबके मेंटेन करके रखता है। ठीक है, सपोज अगर बहुत ज़्यादा रैबिट हो गया ना तो रैबिट को खाएगा, वो डियर को नहीं खाएगा। बहुत ज़्यादा डियर हो जाएगा तो डियर को खाना शुरू कर देगा, रैबिट को नहीं खाएगा। तो मतलब एक पूरे कम्युनिटी को मेंटेन करके रखता है। इसी के लिए लायन को जंगल का राजा ही बोलते हैं, क्योंकि अपने जंगल के इकोसिस्टम को वो मेंटेन करके रखता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बोला कि लायन का बायोमास सबसे कम, तो आपके माइंड में आ गया होगा कि सर कैसे हो सकता है, क्योंकि लायन तो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, उसका बायोमास तो सबसे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि एक लायन की बात नहीं कर रहे हैं, एक उल्फ या एक डियर की बात नहीं कर रहे हैं, एक पार्टिकुलर एरिया के अंदर बात कर रहे हैं। सपोज ये एक फॉरेस्ट है। ठीक है, तो पॉपुलेशन के बारे में हम जब भी बात करते हैं कि उस यूनिट एरिया में, ये यूनिट एरिया और यूनिट टाइम पे यहाँ पे कितने लोग थे। सपोज एक जंगल में है ना 200 रैबिट है, 50 उल्फ है और सिर्फ 1 लायन। एक जंगल में एक ही शेर होता है ना। ठीक है, तो हम इंडिविजुअल बायोमास की नहीं बात कर रहे हैं, नंबर तो ऑलरेडी कम है, बता ही दिया, क्योंकि 200 है, 50 है, 1 है। बायोमास इसलिए कम है क्योंकि इस यूनिट एरिया में 200 रैबिट है, 50 उल्फ है, लेकिन लायन सबसे कम है। समझ रहे हो, तो बायोमास का अगर मैं ऑर्डर निकालूँ इस इकोसिस्टम में तो सबसे ज़्यादा बायोमास होगा रैबिट का क्योंकि 200 है, उसके बाद उल्फ का क्योंकि 50 है, और सबसे कम होगा लायन का क्योंकि लायन सिर्फ 1 है। ठीक है, तो नंबर कम लायन का, है ना, बायोमास कम और इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा क्योंकि पूरे इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, अब यहाँ पे जब बायोमास की बात आ गई तो बायोमास निकालने के 2 तरीके हैं, या तो फ्रेश वेट से निकालो या फिर ड्राई वेट से निकालो। फ्रेश वेट इज नेचुरल, जैसे अभी आप खाना खाए नॉर्मल वेट किए 70 kg, वो आपका फ्रेश वेट हो गया, आपके अंदर पानी है।
ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, वो फ्रेश वेट हो गया। ड्राई वेट होता है आपके शरीर से पानी निकाल के तब आपको वेट किया जाए, वो आपका ड्राई वेट है। ठीक है, इकोलॉजी में मेनली हम लोग ड्राई वेट यूज करते हैं, इकोलॉजी का मैक्सिमम जगह पे ड्राई वेट हम लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जो ये फ्रेश वेट होता है ना, ये वेरी करते रहता है। ठीक है, अगर आप नॉर्मल हो, आप भूखे पेट हो, सुबह से कुछ नहीं खाए हो, 60 kg होगा। उसके बाद भर पेट मार के रसगुल्ला वसगुल्ला मस्त एकदम चाउमिन वाउमिन डोमिनोज का पिज़्ज़ा वगैरह खा के आ गए, पानी वानी लस्सी उससे पूरा पी लिए, 60 से 62 63 kg आपका वेट हो जाएगा, है ना। वही सुबह में फिर भूखे पेट आओगे, फिर वेट कम हो जाएगा। एक प्लांट है जिस टाइम में ट्रांसपीरेशन कर रहा होता है, दोपहर के टाइम में पानी लॉस हो रहा होता है, वेट कम होता है। सुबह के टाइम में बहुत ज़्यादा होता है वो वेट। तो ये फ्रेश वेट होता है ना, ये टाइम के साथ डिफर करते रहता है, लेकिन ड्राई वेट हमेशा फिक्स रहता है ना। अब ऑब्वियस सी बात है, एक ऐसा पैरामीटर आप यूज करोगे जो कि हमेशा फिक्स रहे, टाइम के साथ वेरी ना करे। ठीक है, तो ये ड्राई वेट वही है जो टाइम के साथ वेरी नहीं करता है। मतलब फ्रेश वेट में से वाटर को निकाल दिए तो वो हमारा हो गया ड्राई वेट। ठीक, तो ड्राई वेट के लिए क्या, अपने शरीर के सारे पानी को निकाल के फिर मेरा वजन करो, ऐसा कोई टेक्निक नहीं है। एक टेक्निक होता है बॉम्ब कैलोरीमीटर, ये BOMB लिखा है मैंने, बॉम्ब कैलोरीमीटर। ठीक है, ये बॉम्ब कैलोरीमीटर आप लोग केमिस्ट्री में शायद पढ़े होंगे। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें क्या होता है ना, किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर ड्राई वेट निकालना है, सपोज एक लायन है, ठीक है, 200 kg का लायन है, उसके क्या किया, टिश्यू 100 ग्राम निकाल लिया, काट के निकाल लिया, उसको बॉम्ब कैलोरीमीटर डाला और सारे पानी को वहां से रिमूव कर लिया, तो 100 ग्राम का टिश्यू बच गया, सिर्फ 10 ग्राम का रह गया, है ना। तो मतलब क्या हुआ कि 100 ग्राम का टिश्यू 10 ग्राम, मतलब 90 ग्राम इसमें सिर्फ पानी था, है ना। तो ये सेम रेशियो से अगर हम 200 kg का लायन था तो सिर्फ 20 kg उसका ड्राई वेट हो गया। मतलब 20 kg उस लायन का क्या हुआ, फ्रेश वेट हो गया, लेकिन ड्राई वेट सिर्फ 20 kg हो गया, क्योंकि उसका 90% वाटर से ही बना हुआ है। ठीक, और इस तरीके से बॉम्ब कैलोरीमीटर का यूज करके हम लोग ड्राई वेट निकालते हैं। ठीक, ड्राई वेट मोस्ट एप्रोप्रिएट है क्योंकि ये टाइम के साथ वेरी नहीं करता। ठीक, और बायोमास में सबसे कम एक लायन का होता है क्योंकि एक फॉरेस्ट में सबसे कम होता है। ठीक है, अब ये पूरे अपने इकोसिस्टम को मेंटेन करके रखता है ये लायन भैया। क्यों करता है, क्योंकि ये मेंटेन करता है। उल्फ को मेंटेन करेगा, उल्फ को खा लेगा, उल्फ रैबिट को खा लेगा। ठीक है, अब रैबिट क्या किया, प्लांट को खाया। ठीक, बहुत ज़्यादा रैबिट का नंबर बढ़ गया। ठीक है, तो उल्फ खा लेगा उसको, उल्फ मेंटेन कर लेगा। उल्फ ज़्यादा बढ़ गया, उसको लायन मेंटेन कर लेगा, है ना। आप बोलोगे कि सर लायन का भी तो ऐसे बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ सकता है, नहीं बढ़ेगा। रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल सबसे कम होता है इसमें लायन का। मतलब एक लायन मुश्किल से एक साथ 4 से 5 बच्चे पैदा करता है, उल्फ और ज़्यादा बच्चा पैदा करेगा, रैबिट और ज़्यादा बच्चा पैदा करेगा, समझ रहे हो। तो लायन का नेचुरली नंबर बहुत कम है, उसको ज़्यादा जरूरत नहीं है कि इसके ऊपर भी कोई रहेगा जो कि लायन का नंबर मेंटेन करे। लेकिन जो वुल्फ है, रैबिट है, ये बहुत सारे बच्चे पैदा करते हैं एक बार में। ठीक है, तो इसके नंबर को मेंटेन करने के लिए उल्फ चाहिए और उल्फ के नंबर को मेंटेन करने के लिए लायन चाहिए। ठीक, आगे मैं प्रीडेशन में पढ़ाऊंगा कि जो ये लायन होता है, जो भी प्रीडेटर होता है, बहुत ही प्रूडेंट, बहुत ही चालाक होता है अपने नेचर में। सपोज ये रैबिट भी को भी खा रहा है, डियर को भी खा रहा है, दोनों हर्बीवोर्स है। जब बहुत ज़्यादा रैबिट का नंबर बढ़ जाएगा तो सिर्फ रैबिट को खाएगा, रैबिट के नंबर को मेंटेन करने के लिए। जब बहुत ज़्यादा डियर का नंबर बढ़ जाएगा तो सिर्फ डियर को खाएगा, डियर के नंबर को मेंटेन करने के लिए, है ना। तो ये मेंटेन करता है और इसी के लिए लायन को हम लोग बोलते हैं अपने एरिया का ये कीस्टोन स्पीशीज है। बताओ, कीस्टोन इसलिए है क्योंकि अपने इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रहा है, इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा, नंबर सबसे कम, बायोमास सबसे कम, दैट इज कीस्टोन स्पीशीज। यही हमने पढ़ा था कि कीस्टोन स्पीशीज वो है जो कि अपनी कम्युनिटी के स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा कम्युनिटी में, बायोमास सबसे कम और नंबर सबसे कम, दैट्स कीस्टोन स्पीशीज, है ना। तो ऐसा हुआ। अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे कीस्टोन स्पीशीज का। पहला एग्जाम्पल तो आपको मैंने लायन का बता ही दिया, लायन इन फॉरेस्ट, है ना, पूरे अपने इकोसिस्टम को मेंटेन करके रखता है, नंबर को, है ना। अगर रैबिट बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो मतलब ये मुश्किल हो जाएगा, सारे ग्रास को खा जाएगा, सारे प्लांट्स को खा जाएगा, है ना, सारे प्लांट खत्म, जितने हर्बीवोर सारे मर जाएंगे। तो ये लायन मेंटेन करता है। तो लायन एक एग्जाम्पल है पहला, लायन इन फॉरेस्ट, एग्जाम्पल नंबर 1, लायन इन फॉरेस्ट, ये पहला एग्जाम्पल है कीस्टोन स्पीशीज का। सेकेंड एग्जाम्पल है कीस्टोन स्पीशीज का, फिग ट्री इन ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ठीक है, अगर हम ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट की बात करें
तो जब ये समर होता है ना, समर के टाइम में, गर्मियों के टाइम में, तो समर के टाइम में ज़्यादा प्लांट्स अपने है ना लीव्स को गिरा देते हैं, लीव्स को गिरा देते हैं। प्लांट्स लीव्स को क्यों गिराता है? ताकि ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन को झेल पाए। समर में बहुत ज़्यादा गर्मी होगा, बहुत ज़्यादा ट्रांसपिरेशन लॉस होगा, तो उससे पहले ही सारे लीव्स को गिरा दो, है ना। तो सारे लीव्स को गिरा दोगे तो इससे क्या फ़ायदा हुआ कि ट्रांसपिरेशन लॉस कम होगा, प्लांट को नुकसान कम होगा, ठीक है। तो समर में से पहले ही स्प्रिंग में ही क्या करता है, ये सारे ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट के प्लांट क्या करते हैं, अपना लीफ को सेट कर देते हैं, तो सारे प्लांट बिना लीव्स के हो गए, है ना। लेकिन उस टाइम में हीरो बन के निकलता है हमारा फिग ट्री। भाई साहब सारे ट्रीज एकदम ऐसे हो रखे हैं, पूरा सब पौधे वौधे सब सारे लीव्स गिरा रखे हैं, और वहाँ के हर्बीवोर भूखे मरेंगे। ऑब्वियस सी बात है ना, सारे हर्बीवोर्स जो वहाँ पे होंगे ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट में, उस ट्री को ही तो खाएंगे, उस ट्री का जो लीफ गिरा है उसी को तो खाएंगे, है ना। लेकिन सारे ट्रीज ऑलरेडी लीव्स पहले ही गिरा दिया है। समर में किसी हर्बीवोर्स के पास फूड ही नहीं बचा, क्योंकि ऑलरेडी सारे स्प्रिंग में ही सारे गिरा दिए, ठीक है। तो उस टाइम में जो ये फिग ट्री है, हमारे स्टोरी का जो हीरो है, ये अभी भी ग्रीन होता है और ये फ्रूटिंग कर रहा होता है, ठीक है, फ्रूटिंग कर रहा होता है, ग्रीन होता है, सारे प्लांट बिना लीव्स के, लेकिन फिग ट्री में लीफ है, ग्रीन है, फ्रूटिंग कर रहा है। अब ये एकलौता फिग ट्री सारे हर्बीवोर्स को फूड प्रोवाइड करता है, ठीक है। मतलब अगर फिग ट्री अगर यहाँ पे ना रहे इस समर के टाइम में ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट में, तो सारे हर्बीवोर्स भूख के मारे मर जाएं, क्योंकि सारे प्लांट ने ऑलरेडी अपने लीव्स को गिरा दिया है, ठीक है। ये फिग ट्री बताओ, नंबर कम, बायोमास कम, लेकिन अपने ट्रॉपिकल डिसिडियस में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखता है। अगर ये ना रहे तो ये सारे हर्बीवोर्स भूखे मर जाए, क्योंकि हर्बीवोर्स के पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सारे ट्री ने ऑलरेडी अपना लीव्स गिरा चुका है समर से पहले ही। तो पूरे समर में ये सारे हर्बीवोर्स का पेट भरता है, ठीक है। आपका एक ये क्वेश्चन आएगा कि सर वो तो सही है कि सबसे ज़्यादा ये, लेकिन इसका बायोमास सबसे कम है, नंबर सबसे कम है, जंगल के पूरे हर्बीवोर्स का पेट कैसे भर देगा, ठीक है। क्वेश्चन आपके मन में राइज होता होगा। तो जंगल के सारे के लोगों का पेट ऐसे भर देगा, क्योंकि देखो सिर्फ एक सीजन में पेट भरना है, सिर्फ समर में भरना है ना, है ना। फिर स्प्रिंग आएगा, फिर विंटर आएगा, ऑलरेडी इनके पास लीव्स आ ही जाएगा, तो फिर दूसरे ट्री पे भी हर्बीवोर्स खा लेंगे। लेकिन समर में सिर्फ फिग ट्री के पास ही ऑप्शन है, तो ये समर में बचा लेगा, है ना। अब यहाँ देखो, ये हर्बीवोर्स सारे मर गए, हर्बीवोर्स मर गए तो क्या होगा, अब इसको खाते हैं कार्निवोर्स, वुल्फ, वो भी मर जाएंगे, है ना। वुल्फ मरा तो फिर टाइगर मर जाएगा, क्योंकि टाइगर को कुछ खाने के लिए नहीं है। तो ये फिग ट्री ने पूरे इकोसिस्टम को बर्बाद होने से बचा लिया। इसने हर्बीवोर्स को बचा लिया, जिसके कारण कार्निवोर्स बच गए, है ना। तो नंबर कम है, बायोमास कम है, लेकिन पूरे इकोसिस्टम को इन्फ्लुएंस कर रहा है, और पूरे इकोसिस्टम को, पूरे ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट के इकोसिस्टम को ये मेंटेन कर रहा है। इसी के लिए फिग ट्री को हम लोग बोलते हैं कीस्टोन स्पीशीज। ये है फिग ट्री का डायग्राम। फिग ट्री को नॉर्मली हम लोग बोलते हैं अंजीर का पौधा, ठीक है। हमेशा याद रखना, पहला लायन इन फॉरेस्ट और फिग ट्री इन ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट वर्क एज कीस्टोन स्पीशीज। थर्ड एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, ये हमारा यहाँ पर देख रहे हो, ये एक चूहा सा है, इसको हम लोग बोलते हैं कंगारू रैट। एग्जाम्पल 3, कंगारू रैट। ये भी अपने इलाके का इकोसिस्टम, ये कीस्टोन स्पीशीज है। क्यों? क्योंकि देखो रैट क्या करता है ना, डेजर्ट मेंटेन करने में हेल्प करता है कंगारू रैट। ये यही कंगारू रैट है, याद करो, जो लाइफ में कभी भी पानी नहीं पीता है, ठीक है। बिना पानी का सीड्स खाएगा, सीड्स के अंदर फैट कंटेंट होता है, उसी का ऑक्सीडेशन करा के वहीं से पानी ले लेता है और वहीं से सर्वाइवल कर लेता है। तो इसका काम यही होता है कि कोई भी प्लांट का सीड आया डेजर्ट में, फट से जाके उस सीड को खा जाएगा, ठीक है। फिर से कोई सीड गिरा, फट से जाके खा लेगा। मतलब वो सीड, मतलब क्या हो, प्लांट बने उससे पहले ही उस सीड को खा गया, है ना। और कोई प्लांट को बनने देता ही नहीं है, कोई प्लांट वहाँ पे उग ही नहीं पाता है। अब प्लांट उग ही नहीं पाएगा तो मतलब डेजर्ट को मेंटेन रखता है, डेजर्ट इकोसिस्टम को मेंटेन रखता है। फिर आपके माइंड में एक सवाल आएगा कि सर इसमें फ़ायदा क्या हुआ, ये डेजर्ट को डेजर्ट बना रहा है,
अगर इसको हटा दे तो सारी हरियाली आ जाएगी उस डेजर्ट में, सारी ग्रीनरी आ जाएगी, है ना। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये डेजर्ट इकोसिस्टम है, ठीक है। तो डेजर्ट इकोसिस्टम के लिए जो प्लांट अपने आप को सर्वाइव कर चुके हैं, एडेप्ट कर चुके हैं, जो एनिमल सर्वाइव कर चुके हैं, उसके लिए डेजर्ट ही अच्छा है। आप बहुत कम पानी में रहने के लिए अडेप्ट हो, आपको समुद्र में डाल दिया जाएगा, आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। कैक्टस की प्लांट है, उसको पानी बहुत कम चाहिए, उसको आप तालाब में डाल दोगे, सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो मतलब डेजर्ट इकोसिस्टम को कम ऐसा ही माहौल चाहिए जिसमें पानी कम हो, गर्मी ज़्यादा हो, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा प्लांट्स हो जाएगा तो डेजर्ट इकोसिस्टम मेंटेन नहीं रहेगा। डेजर्ट के लिए तो यही चीज़ बेनिफिशियल है ना, कि डेजर्ट को डेजर्ट मेंटेन करे। तो ये मेंटेन करता है कंगारू रैट। ये है कीस्टोन स्पीशीज का थर्ड एग्जाम्पल। यहाँ पे मेरा कीस्टोन खत्म हो गया। अब हम लोग आएंगे इंडेमिक स्पीशीज में, ठीक है। इंडेमिक स्पीशीज को बोलते हैं ये फाउंड इन पार्टिकुलर एरिया ओनली, ठीक है। बहुत ही कम एरिया में होगा और ये बहुत ही रेयर स्पीशीज होते हैं, बहुत ही रेयर होते हैं, रेयर स्पीशीज होते हैं ये, है ना, क्योंकि किसी एक एरिया में ही फाउंड, पूरे वर्ल्ड वाइड नहीं होता है, ठीक है। दूसरा, इनका वर्ल्ड वाइड नंबर कम होता है, वर्ल्ड वाइड नंबर बहुत ही कम है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड नंबर कम है तो चांसेज ऑफ एक्सटिंक्शन बहुत ज़्यादा है, चांसेस ऑफ एक्सटिंक्शन बहुत ही ज़्यादा है ना, ठीक। जैसे एग्जांपल देखो, कंगारू इन ऑस्ट्रेलिया, है ना, बहुत ही रेयर है। कंगारू सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, ठीक। मैं ही बोला मैंने पार्टिकुलर एरिया में पाया जाएगा, ऐसा नहीं कंगारू इंडिया में मिल रहा है, चाइना में मिल रहा है, ठीक है। और मैंने बोला वर्ल्ड वाइड नंबर कम, कीस्टोन याद करो, उसमें भी मैंने बोला था कि नंबर कम होता है, लेकिन कहाँ, अपने इकोसिस्टम में नंबर कम होता है ना। लायन पूरे वर्ल्ड में है, लेकिन अपने इकोसिस्टम में सिर्फ 1 से 2 होता है, ठीक है। ये जब मैंने बोला कि नंबर कम है तो वर्ल्ड वाइड कम है, क्योंकि कंगारू सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में है तो पूरे वर्ल्ड वाइड नंबर कम है। कीवी सिर्फ न्यूजीलैंड में है, मतलब वर्ल्ड वाइड नंबर कम है, तो याद रखना, ठीक है। और ऑब्वियस बात है, नंबर कम है तो चांसेस ऑफ एक्सटिंक्शन ज़्यादा है। अगर इन केस ऑस्ट्रेलिया में कोई ऐसा पेंडेमिक आया जो कि कंगारुओं को मार रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया के सारे कंगारू मर जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, है ना। लेकिन अगर ये कंगारू चाइना में भी होता, इंडिया में भी होता, तो भाई ऑस्ट्रेलिया में मर गया तो इंडिया में बच गया, चाइना में बच गया, लेकिन सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही बचा है ये। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अगर एक्सटेंड हो गया अगर ऑस्ट्रेलिया से ना, तो सारी दुनिया से एक्सटेंड हो जाएगा, है ना। अगर ये बर्ड न्यूजीलैंड से एक्सटेंड हो गया तो सारी दुनिया से एक्सटेंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पाया ही जाता है सिर्फ यहीं पे, ठीक है। तो चांसेस ऑफ एक्सटेंशन ज़्यादा, वर्ल्ड वाइड नंबर कम, है ना। और अब बोलोगे कि इंडेमिक स्पीशीज का बनता कैसे है, तो इसका मेन रीजन होता है इट ऑकर्स ड्यू टू कॉन्टिनेंटल सेपरेशन, कॉन्टिनेंटल सेपरेशन, ठीक है। जाना होगा अपना ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ये सारे कॉन्टिनेंट्स हैं। अगर आप इवोल्यूशन पढ़ोगे तो आप देखोगे कि पहले बोलता था क्या कि जितने भी अर्थ हैं, जितने भी अर्थ के मास है, वो क्या है, सिर्फ एक लैंड था। उसके बाद क्या हुआ, कुछ अर्थक्वेक आया या फिर टेक्टोनिक प्लेट्स अलग हुए या फिर समुद्र का ऐसा लहर आया कि दो जगह को, दो लैंड को अलग कर दिया। जैसे ये देखो, ये पूरा अर्थ था, है ना, ये क्या था, एक सिंगल पीस ऑफ लैंड था, इसी में एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया सब था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि इस एरिया में क्या हुआ कि ये पार्ट अलग हो गया, टूट गया, और ये कुछ ऐसा बना दिया और ये कुछ ऐसा बना दिया। फिर बाद में कॉन्टिनेंटल सेपरेशन हुआ, ये चीज़ बट गया 4 पार्ट में, है ना। अब टोटल 7 कॉन्टिनेंट हो गए हैं। तो मतलब क्या हुआ कि कॉन्टिनेंट सेपरेट हुआ। पहले ये कंगारू पूरे लैंड में थे, है ना। तो फिर ये कंगारू जब ये कॉन्टिनेंटल सेपरेशन हुआ तो ये सिर्फ इस पार्ट में रह गया, ठीक है। अब इस पार्ट में सपोज एक एरिया में था, अब वो और टूटा और सिर्फ एक एरिया में रह गया, डेट इज ऑस्ट्रेलिया, है ना। तो एग्जाम्पल हुआ क्यों, क्योंकि एक बहुत पीस ऑफ लैंड था, एक जगह पे कंगारू थे, कॉन्टिनेंट सेपरेट हुआ
और जिससे सेपरेट हो गया अलग लैंड में चला गया और कंगारू वहीं रह गया। अगर आप ऑस्ट्रेलिया देखो भी तो ये एक आइलैंड कंट्री है, आइलैंड है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, मतलब किसी और कॉन्टिनेंट के साथ इसका लैंड के थ्रू कनेक्शन है ही नहीं। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कंगारू दूसरे लैंड पे जा ही नहीं पाया। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल आप दे सकते हो कि कहीं और रहा होगा लेकिन पेंडेमिक कोई चला होगा और वहाँ के सारे कंगारू मर गए होंगे, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में बच गए होंगे। उसका भी एग्जाम्पल क्या हुआ, कॉन्टिनेंटल सेपरेशन ही होगा। क्यों हो गया, क्योंकि कॉन्टिनेंट सेपरेट हो गए। एक जगह क्या हुआ, महामारी चला, दूसरे जगह ऑस्ट्रेलिया में महामारी नहीं चला, वहां मर गए लेकिन यहाँ बच गए। किसके कारण बचे, ड्यू टू कॉन्टिनेंटल सेपरेशन। अगर कॉन्टिनेंट सेपरेट नहीं हुआ रहता तो क्या होता, ये बचता नहीं, बचता है ना। तो इसका भी एग्जाम्पल कॉन्टिनेंटल सेपरेशन ही जाएगा। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए याद रखो कि इंडेमिक स्पीशीज फॉर्म क्यों होते हैं, ड्यू टू कॉन्टिनेंटल सेपरेशन। वैसे ही देखो ये न्यूजीलैंड भी है, ये भी देखो, ये भी आइसोलेटेड है, इसका भी कोई भी मेन लैंड से कनेक्शन नहीं है, इसी के लिए इस बर्ड का यहीं तक रह गया। क्यों, क्योंकि लैंड के साथ एशिया से, यूरोप से, अफ्रीका से कनेक्ट ही नहीं हो पाया। जब कनेक्ट ही नहीं हो पाया तो ये इंडेमिक रह गया, इसी जगह का रह गया, है ना। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं। थर्ड इसका एग्जाम्पल है मेटासिक्वा, मेटासिकोया। ये मेटासिकोया सिर्फ चाइना के वैली में रहता है, वैली ऑफ चाइना। ठीक है, ये चाइना का वैली मेटासिकोया है, ये सिर्फ ये इंडेमिक है चाइना वैली का मेटासिकोया प्लांट, है ना। तो इंडेमिक स्पीशीज का 3 एग्जाम्पल हो गया, कंगारू इन ऑस्ट्रेलिया, कीवी इन न्यूजीलैंड एंड मेटासिकोया इन वैली ऑफ चाइना। इंडेमिक स्पीशीज, रेयर स्पीशीज है, ठीक है, सिर्फ पार्टिकुलर एरिया में रहेगा, वर्ल्ड वाइड नंबर कम, चांसेस ऑफ एक्सटेंशन ज़्यादा क्योंकि नंबर कम है, और फॉर्म होते हैं ड्यू टू कॉन्टिनेंटल सेपरेशन। ठीक है, लास्ट स्पीशीज कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे क्रिटिकल लिंक स्पीशीज। क्रिटिकल लिंक नाम में ही आ रहा है लिंक, लिंक मतलब दो चीज़ों को लिंक कर रहा है, जोड़ रहा है, मेडिएटर की काम कर रहा है, मतलब इट वर्क एज मेडिएटर। भैया किसको जोड़ रहा है ये, ठीक है, एक लिविंग बीइंग है, लिविंग बीइंग को के बीच में, या फिर लिविंग या नॉन लिविंग, ठीक है। तो ये मेडिएट किसको करेगा, लिंक किसको करेगा, एक लिविंग बीइंग को दूसरे लिविंग बीइंग से, या फिर एक लिविंग बीइंग को दूसरे नॉन लिविंग बीइंग से। ठीक है, तो क्रिटिकल स्पीशीज वो होता है जो कि मेडिएटर या लिंक का काम करता है बिटवीन वन लिविंग बीइंग टू अदर लिविंग बीइंग और बिटवीन वन लिविंग बीइंग टू अदर नॉन लिविंग बीइंग्स, है ना। और ये लिंक भी इसेंशियल लिंक बनाता है। इसेंशियल लिंक मतलब इसके बिना जिंदगी संभव नहीं है, और इसी इसेंशियल लिंक को हम लोग बोल देते हैं क्रिटिकल लिंक स्पीशीज। ठीक है, दिस इज क्रिटिकल लिंक स्पीशीज, मतलब वो स्पीशीज जो कि दो लिविंग ऑर्गेनिज्म को आपस में जोड़ रहा है, लिंक बना रहा है उनके बीच में, या फिर एक लिविंग और एक नॉन लिविंग के बीच में लिंक बना रहा है। एग्जाम्पल देखो, माइकोराइजा, नाम सुना हो आपने माइकोराइजा का, माइकोराइजा, ठीक है। माइकोराइजा बना होता है फंजाई से प्लस रूट ऑफ हायर प्लांट्स। ठीक है, मतलब हायर प्लांट और फंजाई के बीच के एसोसिएशन को माइकोराइजा बोलते हैं। ठीक है, ये सपोज एक प्लांट है, ये इसका रूट है, इसके अंदर क्या हुआ ना, ये सपोज एक प्लांट है, ये इसके अंदर रूट्स है बहुत सारे, इसके अंदर क्या होता है, फंजाई आके लग जाता है। ठीक है, अब इस साइल के अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं, ठीक, बहुत सारे इसेंशियल मिनरल्स होते हैं जो ये प्लांट खुद से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। तो ये फंजाई क्या करेगा ना, इस मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर देगा और प्लांट को दे देगा। ठीक है, तो ये जो फंजाई है माइकोराइजा में, ये लिंक बनाता है प्लांट और मिनरल के बीच में, प्लांट लिविंग, मिनरल नॉन लिविंग। मतलब ये जो फंजाई है माइकोराइजा का, नॉन लिविंग मिनरल और लिविंग प्लांट के बीच में क्या बनाया, लिंक बनाया। तो ये फंजाई क्या हुआ, क्रिटिकल लिंक स्पीशीज है बिटवीन प्लांट एंड मिनरल्स। सिमिलरली यहाँ पे सन आया दिन के टाइम में, ठीक है, यहाँ पे सनलाइट आया और सनलाइट के बीच में क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस करेगा प्लांट और प्लांट फूड बनाएगा। और प्लांट जब फूड बनाता है तो ये फूड देता है फंजाई को खाने के लिए। ठीक, तो ये फंजाई फूड खाएगा और
इससे इसका पेट भर जाएगा। तो यहाँ पे प्लांट लिंक बना किसके बीच में, सन के बीच में और फंजाई के बीच में, है ना। फंजाई लिविंग बीइंग, सन नॉन लिविंग बीइंग, मतलब यहाँ पे प्लांट फंजाई को फूड प्रोवाइड करके सन को और फंजाई को आपस में लिंक कर रहा है, और यहाँ पे प्लांट लिंक का स्पेसिस किया, मतलब इस रिलेशनशिप में प्लांट और फंजाई दोनों एक दूसरे के लिए क्रिटिकल लिंक हैं, है ना। फंजाई मिनरल और प्लांट के बीच का लिंक है, और प्लांट सनलाइट और फंजाई के बीच का लिंक है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इसेंशियल है। अगर ये मिनरल ना रहे फिर भी प्लांट सर्वाइव कर पाएगा, लेकिन ज़्यादा देर तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि प्लांट को चाहिए सर्वाइव करने के लिए, लेकिन वो नेचुरली एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए उसका मदद लेना पड़ेगा फंजाई का। तो इसी के लिए क्रिटिकल लिंक बनाता है। सेकेंड एग्जाम्पल है इसका पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन। देखो ये एक बी है, बी क्या किया, पहले इस फ्लावर पे बैठा, सपोज ये मेल फ्लावर होगा तो यहाँ से स्टेमन ले लिया, मतलब पोलन ग्रेन्स ले लिया, और उसके बाद फिर ये क्या किया, दूसरे फ्लावर पे बैठ गया, तो ये जो इसका पोलन ग्रेन्स है इसके स्टिग्मा पे डाल दिया, है ना। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इस फ्लावर का क्रॉस पोलिनेशन करा दिया, ठीक। तो ये जो बटरफ्लाई है, ये जो पोलिनेटर है क्रॉस पोलिनेशन में, ये काम क्या कर रहा है, क्रिटिकल लिंक स्पीशीज का। क्यों, क्योंकि एक फ्लावर का पोलन दूसरे फ्लावर के स्टेमन पे डाल रहा है, जिसके कारण आपस में वो फर्टिलाइज कर पा रहे हैं और बच्चे पैदा कर पा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे बटरफ्लाई एग्जाम्पल है क्रॉस पॉलिनेशन में क्रिटिकल लिंक का, और माइकोराइजा एग्जाम्पल है क्रिटिकल लिंक स्पेसीज का, ठीक है। नेक्स्ट, पॉपुलेशन आज खत्म हो गया, स्पेसीज भी बता दिया मैंने। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिटी। थैंक यू।